हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे चल रही है केवीएस पीआरटी टीयर 2 के लिए मॉक सीरीज, जिसके अंदर हम टोटल 10 मॉक टेस्ट लेके आएंगे। तो मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका सॉल्यूशन अगले दिन शाम तक यूट्यूब पे आ जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर्स बताते हैं इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस के। मैथ्स के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके दिखा देते हैं और डिस्क्रिप्टिव का आंसर पीडीएफ में प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश वाले पार्ट में पैसेज से जो क्वेश्चन थे, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग माइक्रोप्लास्टिक मेंशन्ड इन द पैसेज। तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा कि वो हमें फिजिकल हार्म पहुंचाते हैं और जो हमारी फूड चेन है उसमें वो जो टॉक्सिन्स है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द स्प्रेड ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। तो इनमें से कौन सा है जिसको हम इन्फर कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी है कि वो यूबिक्यूटस होते हैं और वो ना दे हैव रेच्ड इवन द मोस्ट रिमोट पार्ट ऑफ द ओशन। वो जो ओशन का रिमोट पार्ट है, मतलब सबसे दूर वाला जो पार्ट है, वहां तक भी वो पहुंच गई है। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड परवेसिव। परवेसिव का सिनोनिम पूछा है। तो परवेसिव होता है मतलब जो स्प्रेड हो गया बहुत सारे एरिया में, मतलब फैल गया हो। तो इसका जो सबसे क्लोजेस्ट मैच है वो है वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर मिटिगेटिंग। देखो, मिटिगेटिंग का एंटोनिम बताना है। तो मिटिगेटिंग का मतलब होता है कि जो कोई चीज़ है ना वो उसकी सेवरिटी को कम करना। सेवरिटी होता है मतलब जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो गई है तो उसको कम करना होता है मिटिगेट करना। ठीक है, जैसे आपको फीवर है, ठीक है, फीवर है तो आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। तो अगर आप दवाई ले रहे हो तो वो जो टेम्परेचर है कि जो ज़्यादा हाई हो रखा है उसको जैसे जैसे वो नीचे ला रहा है तो उसको कहते हैं मिटिगेट करना। ठीक है, तो एक तरीके से किसी को शांत करना, एक तरीके से मिटिगेट हो गया। इसमें एक वर्ड है एग्रेवेटिंग। एग्रेवेटिंग होता है भड़काना, मेकिंग वर्स, और ज़्यादा खराब कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, तो एग्रेवेटिंग हो जाए इसका एंटोनिम। और जो एलिविएटिंग है, रिजोल्विंग है, इग्नोरिंग है। ठीक है, तो रिजोल्विंग और इग्नोरिंग ये तो डायरेक्ट एंटोनिम है नहीं। ठीक है, और जो एलिवेटिंग है ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन द पैसेज। पैसेज में ऑथर की टोन कैसी है। तो इस पैसेज में वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, और कंसर्न दिखा रहे हैं। तो इंफॉर्मेटिव एंड कंसर्न इसकी टोन आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी पैसेज से ही है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज द मेन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल एज ऑन रीडिंग। डिजिटल एज का रीडिंग पे मेन इम्पैक्ट क्या है। तो उसका ये है कि जो हमारा अनइंटरप्टेड रीडिंग होती है ना, कि जिसको हम मतलब बिना किसी इंटरप्शन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के लगातार पढ़ सकते हैं बुक्स को हार्ड कॉपी में, तो उसको एबिलिटी को उन्होंने डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द फ्रेज कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन इम्प्लाई। तो कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर होता है कि जो लगातार डिस्ट्रैक्ट होता रहे, ठीक है, लगातार डिस्ट्रैक्ट होते रहना और कभी भी एक चीज़ पर सिंगल फोकस नहीं बनाना, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द वर्ड डोंटिंग मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लास्ट सेंटेंस। तो पैसेज के जो लास्ट सेंटेंस है उसमें डोंटिंग का मतलब है, देखो, एजुकेटर्स आर नाउ फेस्ड विद द डोंटिंग टास्क ऑफ नॉट जस्ट टीचिंग द करिकुलम बट एक्टिवली रिटेनिंग द ब्रेन टू सस्टेन फोकस इन एन इनहेरेंटली डिस्ट्रैक्टिंग इन्वायरमेंट। तो डोंटिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या डिस्करेज करने वाला। ठीक है, अगर डोंटिंग का मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और डिस्करेज करने वाला, और इसने पूछा है व्हाट डज द वर्ड मीन, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सिनोनिम में, एक तरीके से मीनिंग ही पूछा है, तो इंटिमिडेटिंग और डिफिकल्ट आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स सटल डिफरेंस इन मीनिंग और एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा नुएंस्ड, ऑप्शन बी आ जाएगा नुएंस्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लॉजिकल फ्लो ऑफ द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। ऑथर्स का आर्ग्यूमेंट कैसे था। तो उन्होंने पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, फिर कॉजेज बताया, फिर उसका एजुकेशन पर इम्पैक्ट बताया। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन है कि व्हेन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ए पीजीटी टीचर योर कवर लेटर मस्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन द न्यूज़पेपर नेम एंड डेट वेयर यू सॉ द एडवर्टाइजमेंट। मतलब एक तरीके से ये वो वाला जो लेटर लिखते हैं ना हम, जिसमें अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए, तो ये कह रहा है कि उस कवर लेटर में एक तो न्यूज़पेपर का नाम हो और डेट हो कब तुमने एडवर्टाइजमेंट देखा। रीजनिंग क्या है कि इसकी वजह से एचआर डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है इफेक्टिवनेस की, जो उन्होंने एडवर्टाइज किया था तो वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, और स्पेसिफिक वैकेंसी डिटेल वो सही से जा रही है कि नहीं जा रही है। तो देखो, दोनों सब बातें सच है। ठीक है, बोथ एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आएगा, तो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, जो ये रीजनिंग है ये भी सही है और ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड नोटिस मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर एट द टॉप सेंटर ऑफ द बॉक्स। तो हाँ, जब नोटिस निकालते तो टॉप सेंटर में वो लिखा होना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग क्या है, कैपिटलाइजेशन इंश्योर्स इमीडिएट विजुअल कैप्चर एंड हाईलाइट द ऑफिशियल
अर्जेंट नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन अ क्राउडेड बुलेटिन बोर्ड। क्राउडेड बुलेटिन बोर्ड मतलब एक बोर्ड है जिसमें बहुत सारे डाटा चिपके हुए हैं, ठीक है, अलग अलग पेज चिपके हुए हैं। तो अगर कहीं पे बड़ा बड़ा नोटिस साफ साफ लिखा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एकदम से ध्यान उसी पे जाएगा कि हाँ ये नोटिस है, कुछ नई चीज़ आई होगी। तो दोनों चीज़ें सच है और रीजनिंग भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, नीदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स वाज अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन द एग्जामिनेशन शेड्यूल। ना तो प्रिंसिपल को ना टीचर को किसी कोई अवेयर नहीं था, किसी को नहीं पता था कि एग्जामिनेशन शेड्यूल एकदम से चेंज कैसे हुआ। ठीक है, तो जो इसका ये पार्ट है ना, द टीचर वाज अवेयर ऑफ, ये वाला पार्ट गलत है। ठीक है, नीदर नोर के केस में जो वर्ब है वो हमेशा पहले वाले जो टीचर्स है ना उससे मैच करेगी। ठीक है, जो ये वाला टीचर्स है इससे मैच करनी चाहिए, तो टीचर्स के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, वर, ना कि वाज। ठीक है, तो ये वाज की जगह क्या आना चाहिए, वर। तो टीचर्स वाज अवेयर आएगा, ये गलत है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द एडमिनिस्ट्रेशन इज रिवाइजिंग द करिकुलम फॉर द अपकमिंग एकेडमिक सेशन। ठीक है, इसका पैसिव फॉर्म बनाना है तो ऑप्शन सी आ जाएगा, द करिकुलम इज बीइंग रिवाइज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द अपकमिंग एकेडमिक सेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द क्लोज underlined in the following sentence. The study material that I downloaded yesterday are highly beneficial for the tier 2 exams. तो द स्टडी मटेरियल दैट आई डाउनलोडेड yesterday, तो स्टडी मटेरियल है, एक नाउन है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है जिसको मैंने कल डाउनलोड किया था, तो ये एडजेक्टिव क्लोज आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, अब है हिंदी वाला पार्ट, तो हिंदी का तो पढ़ ही लेते हैं, मैंने भी नहीं पढ़ा है। काशी में रहते समय भारतीय बहुधा नौकारूढ़ होकर गंगा की प्राकृतिक छटा देखा करते थे। भारती के अंतर्मन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। काशीवास का इनके बाद के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसने ही उनको व्यापार दृष्टि दी थी, अन्यथा भारतीय संकुचित दायरे में सीमित रहकर आंचलिक बन जाते। भारती को अध्ययन के प्रति विशेषकर प्राचीन काव्य साहित्य के अध्ययन में विशेष रुचि थी। इस संबंध में एक घटना उल्लेखनीय है, क्रिसमस तथा 1 जनवरी आदि के त्यौहार मनाने के लिए एट्टपुरम के राजा अपने मित्रों के साथ एक बार मद्रास आए। उनके साथ भारती भी थे। घर से चलते समय भारती की पत्नी ने राजा द्वारा दिए गए पुरस्कार से अच्छी साड़ी और कपड़े लाने की प्रार्थना की थी। मद्रास से लौटते समय भारती अपने साथ 2 गाड़ी सामान भरकर लाए। दूर से देखकर चिल्लम्मा अत्यधिक आनंदित हुई। पास आने पर जो देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दोनों गाड़ियां प्राचीन तमिल साहित्य से संबंधित पुस्तकों से भरी थी। भारती ने पत्नी के कुछ के न कहने पर भी उनकी आंतरिक वेदना को भाप कर कहा, मुझे खेद है, तेरे लिए केवल एक ही साड़ी ला सका। ये साहित्यिक कृतियां ही वास्तविक स्थायी संपत्ति है, शेष सब क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मतलब जो एक क्षण में खत्म हो जाए, सेकंड में खत्म होने वाला। अपनी व्यथा को दबाते हुए चेल्लम्मा ने भी इस कथन का समर्थन किया, क्योंकि पति की प्रसन्नता ही उनकी प्रसन्नता थी। हिंदी साहित्य सन 1905 के बंग भंग आंदोलन, मतलब जब बंगाल का पार्ट हुआ था, डिवीजन हुआ था, तो बंग भंग आंदोलन के बाद 3 ऐतिहासिक घटनाएं घटी जिनका भारतीय के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पहला, लाला लाजपत राय को क्रांतिकारी घोषित कर सरकार ने उन्हें देश निकाला दिया। दूसरा, गरम दल और नरम दल में आपसी मतभेद होने के कारण सूरत कांग्रेस का अधिवेशन बिना किसी निर्णय के संघर्ष में वातावरण में समाप्त हो गया। तीसरा, तमिलनाडु के देशभक्त व चिदम्बरम पिल्ले को अंग्रेजी सरकार द्वारा कठोर कारावास की सजा दी गई। इन घटनाओं से क्षुब्ध होकर, मतलब दुखी होकर, भारतीय बंगाल के क्रांतिकारी नेता विपिन चंद्र पॉल, सुंदरनाथ बनर्जी आदि को मद्रास में आमंत्रित करके विशाल जनसभाएं करने लगे। ठीक है, तो भारतीयों को किस में रुचि थी, तो काव्य साहित्य के अध्ययन में थी, तो ऑप्शन बी सीधा सीधा आंसर ही था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय मद्रास से 2 गाड़ियां किससे भरकर लाए थे, सोना चांदी अनाज, प्राचीन तमिल साहित्य की संबंधित पुस्तकें, तो ऑप्शन डी। भारतीय नौका पर बैठकर क्या देखा करते थे, तो ये जो नौका पर बैठकर देखा करते थे वो देखा करते प्राकृतिक छटा, ठीक है, नेचर की खूबसूरती देखते थे। भारतीय के जीवन को कहाँ के वास ने गहरा प्रभावित किया था, तो मथुरावास, वृंदावास, अयोध्यावास या काशीवास, तो काशीवास, क्योंकि वो काशी में रहे थे। नेक्स्ट है, भारती की पत्नी ने पति से क्या लाने के लिए कहा था, अच्छी साड़ी और कपड़े लाने के लिए कहा था, लेकिन वो एक ही साड़ी लेके आया था। अब एक पोयम है, उस दिन वह मैंने थी देखी, कॉलेज के निकट कच्ची सड़क के पास, गंदी नाली पर पड़ी, जहां से गुजर नहीं सकता कोई भी बिना नाक पर डाले कपड़ा। गंदे काले चिथड़ों ओ पुरानी गुदड़ी में लपटी फटी, देख कर आती जिसको घिन, पोष के तीव्र शीत में करती क्रंदन। हाय मार गया पकड़ो पकड़ो धत तेरे की, क्या लिया तुम्हारा मैंने बुझी, क्यों मुझको व्यर्थ सताता। भागो भागो हाय मार गया वह मुझको,
सताए कुकर सी कटु कर्कश वाणी में चिल्लाती, वह कुबड़ी काली सी पगली नारी। सोचा मैंने पर मैं समझ न पाया, क्या वह है देव की मारी या समाज की जो है अत्याचारी। दोनों दलितों असहायों पर या संबंधियों के निज छीन लेते हैं जो दलित बंधुओं से सूखी रोटी का टुकड़ा भी। तो ये पोएम है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कवि द्वारा प्रयुक्त बिना नाक पर डाले कपड़ा से क्या तात्पर्य है। तो देखो, जहां से गुजर नहीं सकता बिना, कोई भी बिना नाक पर डाले कपड़ा, इसका मतलब क्या है कि वो दुर्गंध से बच रहे हैं, ठीक है। या जो वो है, नाक ढकना, मुंह छिपाकर जाना, दुर्गंध से बचना, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर नाक पर कपड़ा डालने से दुर्गंध से बचने की क्रिया है, ठीक है। एक्टिविटी तो वही है कि हम वो काम कर रहे हैं कि जो मतलब बदबू आ रही है उससे बचना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना उसका दूसरा मतलब भी है कि घृणा से मुंह फिरकर निकल जाना, ठीक है। तो कवि समाज की उपेक्षा और घृणा को दर्शाता है, तो इसका तो आ जाएगा दुर्गंध से बचना। नेक्स्ट है, प्रयुक्त शब्द मोजी का तात्पर्य क्या है। जो मोजी है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है जालिम, ठीक है। जो भी कोई कठोर दिल का होता है तो उसको बोलते हैं ना, तो मोजी का अर्थ हो गया यहाँ पे जालिम, जालिम। कवि ने पगली की आवाज की तुलना किससे की है, तो उसने उसकी आवाज की तुलना किससे की थी, तो कुकर से की थी। नेक्स्ट है, कवि का स्वर कैसा है। कवि का स्वर जो है वो है ओजपूर्ण, ठीक है। ओजपूर्ण का मतलब क्या होता है, सशक्त होना, इफेक्टिव होना, ठीक है, बहुत सारा प्रभावशाली होना एक तरीके से। क्रंदन शब्द का विलोम क्या है। क्रंदन का मतलब होता है रोना, ठीक है, विलाप करना। तो रोना और विलाप करना तो इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा प्रसन्न होना, खुश होना। नेक्स्ट है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिग्गज का संधि विच्छेद होगा दिग और गज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दिग्गज, ठीक है। ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा युक्त सही वाक्य का चयन कीजिए। मेरे दो भाई बहन हैं, वे अपना काम स्वयं करते हैं, पहाड़ों की सुंदरता दर्शनीय होती है, दीपक ने कहा वह कल नहीं आ सकता। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई दीपक, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, रेखांकित शब्द के लिए विशेषण के उचित भेद का चयन करें। किसान के पास पर्याप्त अनाज है, ठीक है। तो इस पर्याप्त को जो है वो कौन सा टाइप का विशेषण है, तो पर्याप्त होता है हमारा क्या, परिमाणवाचक, क्वांटिटी। नेक्स्ट, गरुड़ के पर्याय से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान को पूर्ण करें। गरुड़ को डैश भी कहा जाता है। गरुड़ को क्या कहा जाता है, गरुड़ को सारंग भी कहा जाता है। कड़े का सा उबाल मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कड़े का सा उबाल का अर्थ है कि जो क्षणिक जोश, जो जल्दी ठंडा हो जाए, ठीक है, जो जल्दी ठंडा हो जाता है वो वाला जोश। तो इसमें दो ही ऑप्शन है, एक है सब कुछ समझना, मामूली जोश, दुर्दशा करना, बाधा दूर होना। देखो, ये तीन हो ही नहीं सकते, इसका आंसर आएगा मामूली जोश, ठीक है। अभी मैथ्स के क्वेश्चन है, तो मैथ्स के क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, एक बार पहले ईवीएस वाले निपटा लेते हैं पहले, ठीक है। 46 से आ जाएगा ईवीएस वाले। देखो, 46 का पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज गिवन 3 आइडेंटिकल मेटल बार, आउट ऑफ these 2 are magnets and one is just a piece of iron, which of the following property is the surest test to identify the magnet from the simple iron piece। देखो, ये तीन मैग्नेट मतलब तीन मेटल बार दिए, उनमें से दो मैग्नेट है, एक लोहे का टुकड़ा है। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा लोहे का टुकड़ा है, कि मतलब इनको अलग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, द मैग्नेट विल ओनली अट्रैक्ट द आयरन बार बट विल शो रिपल्सन विद द अदर मैग्नेट्स लाइक पोल। देखो, जैसे नॉर्थ को नॉर्थ से मैच करेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करेगा, लेकिन आयरन बार को आप नॉर्थ की तरफ करो या साउथ की तरफ करो, वो दोनों तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो मेटल बार उसके दोनों तरफ अट्रैक्ट होगा वो लोहे का टुकड़ा है, नहीं करेगा रिपल्शन करा तो मैग्नेट है दोनों टुकड़े, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, 46 भी, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, वाइल प्लानिंग अ विजिट टू अ लोकल फेयर मेला लोकेटेड अ लिटिल फार फ्रॉम होम, a large extended family and their neighbors decided to travel together. Which mode of public transport are specifically mentioned as being used by different family members together for this event? तो इस इवेंट पे जाने के लिए वो कौन सा जो ये है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो कौन सा यूज करेंगे, एरोप्लेन एंड मेट्रो, बुलक कार्ट एंड ट्रैक्टर, टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा, या बस एंड ट्रेन। तो देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो बस एंड ट्रेन सबसे स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा, जो एक फैमिली जा सकते हैं मेला देखने के लिए, ठीक है। लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली है, लोकल फेयर में जा रही है, तो लोकल फेयर में जाने के लिए बस और ट्रेन ही हो सकती है, एनसीईआरटी के ईवीएस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट रेस्पॉन्डिंग टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब एक प्लांट है जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या कर रहा है, उसकी तरफ एक रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जैसे इसमें वो होता है ना, एक छुई प्लांट होता है, ये टच मी नॉट प्लांट जो होता है,
उसको आप छुओगे तो उसकी जो पत्तियां वो सिकुड़ जाती है। तो द लीव्स ऑफ अ छुई प्लांट फोल्डेड इंस्टेंटली अपॉन फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो जब हम उसे फिजिकली टच करते हैं तो वो एक्सटर्नली स्टिमुलस हुआ, प्लांट रेस्पॉन्ड करता है अपनी जो पंखुड़ियां उसको सिकुड़ के। ठीक है, फिर ये जर्मिनेशन वाला हो गया, डेवलपिंग अ थिक वुड स्टेम, ये भी अलग है। ये सब क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ना कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग तेनाइस लैंडस्केप फ्रॉम एंशिएंट तमिल संगम पोएट्री विद देयर मेन ह्यूमन ओक्यूपेशन। देखो ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले मुख में भी आया। कुरिंजी क्या होता है? कुरिंजी होता है जो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसको जो मेन काम होता है वो क्या होता है? हंटिंग और गैदरिंग, तो इसका आ जाएगा सी। मुल्ले जो होता है वो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जो कैटल रेयरिंग करते हैं, तो ये आ जाएगा कैटल रेयरिंग, आ जाएगा डी। मरुदम क्या होता है? मरुदम जो वो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्लेन में रहते हैं, गंगा यमुना के किनारे आसपास रहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फार्मिंग। और नेडल मतलब जो कोस्टल एरियाज में बीच वगैरह के पास रहते हैं, ठीक है, तो इनका आ जाएगा फिशिंग और सी फियरिंग, सी फरिंग। ठीक है, सी डी ए बी, तो 1 का सी 2 का डी, तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इन एन एक्सपेरिमेंट अ प्लास्टिक बॉटल विद सम वाटर इनसाइड इज स्क्वीज्ड एंड रिलीज कंटिन्यूअसली, हेजीनेस क्लाउड फॉर्म्स इनसाइड ओनली आफ्टर एडिंग अ स्मॉल पीस ऑफ बर्न्ट न्यूज़पेपर। ठीक है, तो एक न्यूज़पेपर जला के डाल दिया उसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो गया? बादल बन गए। व्हाट स्पेसिफिक रोल डज द बर्न्ट न्यूज़पेपर, इसने क्या रोल अपनाया? तो इसने वो जो डस्ट पार्टिकल होता है उसका काम करा है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन ये भी रिपीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ पंचतंत्र। इनमें से कौन सा जो है वो पंचतंत्र की जो लेगेसी है उसको करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 years old, but its stories featuring animals have traveled well beyond India, inspiring over 200 adaptations globally। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, अकॉर्डिंग टू विष्णु धर्मोत्तर पुराण, व्हाट डज द टर्म रूप भेद इन द 6 limbs ऑफ व्हाट सिग्निफाई। रूप भेद का मतलब होता है प्रोपोर्शन, तो ऑप्शन ए आ जाएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट है, इन अ 4x100 मीटर रिले रेस, व्हाट टाइप ऑफ बैटन एक्सचेंज मेथड इज टिपिकली यूज्ड बिटवीन द रनर्स। तो रनर के बीच में 4x100 मीटर रिले रेस है, तो जो पहला प्लेयर 100 मीटर क्रॉस करता है उसके बाद वो दूसरे प्लेयर को वो जो बैटन पास करता है वो कौन सा मेथड होता है? तो होता है नॉन विजुअल, बिना देखे पास करता है, दूसरा प्लेयर देखता नहीं है, ठीक है, उसका हाथ एक्सटेंड रहता है और पीछे वाला जो रनर भाग के आ रहा है वो उसके हाथ में सीधा रख देता है वो बैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द स्पेशल फूड प्रिपरेशन नॉन एज छप्पन भोग इज मेड ऑन फेस्टिवल्स एंड ऑस्पिशियस ओकेजन इन ऑनर ऑफ गेस्ट एंड फैमिली। घर पे जब कोई आता है तो छप्पन भोग बनता है स्पेशल ओकेजन वगैरह पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए, इट कंसिस्ट ऑफ 56 वेराइटीज ऑफ फूड रिप्रेजेंटिंग ओनली स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट। नहीं। इट इज अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ 56 वेराइटी ऑफ फूड रिप्रेजेंटिंग 6 डिस्टिंक्ट टेस्ट इंक्लूडिंग एस्ट्रिंजेंट एंड बिटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। स्पेसिफिक डिश मेड स्ट्रिक्टली विद 56 टाइप ऑफ एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट, ऐसा नहीं है। इट रिक्वायर्स 56 पीपल टू प्रिपेयर, नहीं ये भी नहीं है, ऑप्शन बी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है, प्रिया डिसाइड टू कट अप हर ओल्ड worn आउट क्लोथ्स एंड स्टिच देम टुगेदर टू मेक अ फन बैग फॉर कैरिंग हर बुक्स। तो प्रिया जो अपने पुराने फटे पुराने कपड़े हैं उनको काट के स्टिच करके एक नया बैग बनाते हैं जिसमें वो अपनी पुरानी बुक्स जो है वो कैरी करती है। कौन सा प्रिंसिपल है वेस्ट मैनेजमेंट का? तो ये है रीपर्पज, उसका काम बदल दिया कपड़ों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्ट्राइंडिकेशंस, थेरेपेटिक लिमिटेशन होती है स्पेसिफिक आसन की। ठीक है, तो पहला है हलासन, क्लो पोज इज हाईली रिकमेंडेड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस टू क्योर नेक स्टिफनेस। तो ये तो गलत है। देखो जो सर्विकल वाला है ना, तो उनको तो मना कर देते क्योंकि नेक पे ही सारा प्रेशर आता है हलवासन में, तो ये तो गलत है। दूसरा है पश्चिमोत्तान आसन, सीटेड फॉरवर्ड बैंड, मतलब बैठे बैठे जो आगे की तरफ से बैंड हो जाते हैं, शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम सिवियर स्लिप डिस्क। तो ये सही है, अगर आपको स्लिप डिस्क का इशू है तो आपको ये वाला आसन करने के लिए मना किया जाता है, तो ये वाला करेक्ट है, तो ओनली 2 सही आ जाएगा। ये पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मेडिकली करेक्ट एज पर योगा मैनुअल, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 1 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इन पेपर वीविंग द इन पेपर वीविंग what terms are used to describe the tightly criss-crossed arrangement that is similarly found in cloth thread। तो क्लोथ थ्रेड में इसको हम क्या बोलते हैं? वार्प एंड वेफ्ट। ठीक है, क्लास 5 की ईवीएस की बुक का क्वेश्चन है डायरेक्ट, वार्प एंड वेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, while most of our food ingredient are obtained from either plants or animal, which of the following is an example of commonly used ingredient that is obtained from neither plants nor animal। तो इनमें से कौन सा है जो ना तो प्लांट से आता है ना एनिमल से? तो देखो हनी, शहद है, घी, पनीर, ये सब तो आता है प्लांट से एनिमल से। जो साल्ट है वो समुद्र के पानी से, ठीक है, वो एक मिनरल है NaCl, तो या तो रॉक डिपॉजिट से आता है या फिर समुद्र के पानी से आता है, तो सॉल्ट इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है इन एन एक्सपेरिमेंट a student placed a potted bean seedling inside a closed cardboard box with a small circular hole on one side to allow sunlight to enter. ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज व्हाट स्पेसिफिक डायरेक्शनल ग्रोथ पैटर्न विल बी ऑब्जर्व इन द प्लांट शूट एंड रूट। तो इसका मतलब क्या, देखो जो शूट होगी वो ग्रे करेगी लाइट की तरफ, जो रूट्स होगी वो लाइट से दूसरी तरफ जाएगी। ठीक है, तो जो शूट होगी वो लाइट की तरफ ग्रो करेगी, द शूट विल ग्रो टुवर्ड्स द लाइट वेल द रूट विल कंटिन्यू टू ग्रो डाउनवर्ड्स। ऑप्शन बी आ जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द हैबिटेट एंड फिजिकल एडेप्टेशन ऑफ द रोडोडेंड्रॉन प्लांट फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड माउंटेन इन्वायरमेंट लाइक नीलगिरीज। जो नीलगिरी की पहाड़ी है वहाँ पे कौन से टाइप ऑफ प्लांट जो मिलते हैं वो ज़्यादातर, तो वो होंगे छोटी हाइट के। ठीक है, छोटी छोटी पत्तियाँ होंगी जिससे जो हवाएं आंधी वगैरह चलते हैं उनसे वो सर्वाइव कर पाए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन बचे हैं 31 से 45 मैथ्स के, तो वो कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ रोटेशन विल नेवर रिजल्ट इन अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो देखो जब भी एक रोटेशन का एंगल होता है ना, अगर वो 360 डिग्री से उसे डिवाइड कर दो एंगल को, मतलब 360 डिग्री डिवाइड बाय वो एंगल, वो ऑर्डर आ जाता है उसकी रोटेशनल सिमेट्री का। ठीक है, तो देखो 360 डिवाइड बाय अगर 45 करें तो एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, 360 डिवाइड बाय 60 करें एक इंटीजर आना चाहिए, 360 डिवाइड बाय 120 करें एक इंटीजर आना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 या -1 2 -3 4 ये सब आना चाहिए। अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा है तो वो रोटेशनल सिमेट्री नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो देखो 45 टू 90 होता है, तो ये तो आ गया 8, ये आ गया 6, ये आ गया 3, तीनों इंटीजर है, तो इनसे रोटेशनल सिमेट्री होगी। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो गया 8, इसका ऑर्डर हो गया 6, इसका हो गया 3, सबका ऑर्डर कितना है 1 से ज़्यादा है, ऑर्डर मोर देन 1, मतलब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज इक्वल टू 360 डिग्री बटे में एंगल जो दिया है। ठीक है, और ये 360 अपॉन 17 जो है, तो 17 टू 34, 2 आ गया 0, 17 1 17 पॉइंट, अब कुछ कुछ चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कोई इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये इंटीजर नहीं है, तो ये वाला एंगल कभी भी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 नहीं देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्टेक्स कैन नॉट बी ट्रू फॉर पॉलीहेड्रन। तो जो भी इस फॉर्मूले को कि v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वही क्या हो जाएगा, वही फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रू होना चाहिए पॉलीहेड्रन के लिए तो ये सच करना पड़ेगा। तो v की वैल्यू ऑप्शन 4 में ए में क्या है, 4 प्लस 4 माइनस 6, तो 4 4 8 माइनस 6 2, तो ये तो 2 ही है, हो गया ऑप्शन ए। तो दूसरा क्या है 6 प्लस 8 माइनस 12, तो ये हो गया 14, ये माइनस 12 तो 2, ये भी हो गया। तीसरा क्या है 20 प्लस 12 माइनस 30, तो 20 12 32 माइनस 30, ये भी 2 है। चौथा क्या है 4 प्लस 6 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड। तो देखो 3 ट्रैफिक लाइट है अलग अलग क्रॉसिंग पे, वो चेंज होते हैं 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:20, तो देखो 8:20 AM पे 8:20 पे वो एक साथ हुई, उसके बाद एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, अब वो कब एक साथ दोबारा जलेंगी तीनों। ठीक है, चेंज होगी कब एक साथ, एलसीएम निकालना है। तो देखो 48 का एलसीएम क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, सबकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं हम एलसीएम में, 72 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24 तिया 72, तो 2 की 3 और 3 की 2। 108 के लिए हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 12 तिया 36 और तिया 108, तो ये हो जाएगा 2 की 2 और 3 की 3। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, देखो हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27, ये आएगा, ये आ जाएगा 27 270, 27 पंजे 135 और 27 2 7 3 10 2 12 1 13 का 3 कह रही है 2 1 3 4 432 सेकंड्स। ठीक है, तो 8:20 के बाद 432 सेकंड बाद वो दोबारा करेगा। 432 सेकंड कितनी होती है, 7 मिनट में होगी 420 सेकंड प्लस 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड इसमें ऐड कर दो, तो 8:20 में 7 मिनट 12 सेकंड ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 27 और 12 AM, ये टाइम आएगा।
8 27 12 ये रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइट इज 19। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया पता होगा 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो ये हाइट होती है, ये पैरेलल साइड ए और बी होती है। ठीक है, तो हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू एच दे दिया 475, हाइट दे दी 19, तो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू 19 इज इक्वल टू 475। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 475 इंटू 2/19, ये हो जाएगा 475 का दूंगा 800 900 950 अपॉन 1 इज 19 5 95। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 50 आ रहा है। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन अदर, तो मतलब ए प्लस बी ए प्लस 4। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। देखो इसमें लिखा है ए प्लस बी, और बी को मान लो अगर ए प्लस 4 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 4 इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू 46, तो a इज इक्वल टू 23। अगर a 23 है तो b कितना हो गया 27 हो गया। 23 27 ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। अविनाश बोट 2 इलेक्ट्रिक आयरन्स फॉर 2100 रुपीज, ही सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, वेयर इट कॉस्ट प्राइस वाज 900। ठीक है, 900 वाले सामान को उसने बेचा 10% के फायदे पे, तो 990 का बेचा है। दो सामान उसने 2100 के लिए थे, तो 2100 माइनस 900, दूसरा आइटम 1200 का होगा। द अदर एट अ लॉस ऑफ 5%, इसका 10% हो गया 120 और 5% हो गया 60। 60% के लॉस में मतलब 1140 पैसे बेच दिया। ठीक है, हिज ओवरऑल नेट प्रॉफिट है लॉस, तो देखो ओवरऑल तो कॉस्ट प्राइस था उसका 2100, ओवरऑल ये था 9 4 का 3 करिए 1 9 10 11 2130, तो 30 रुपये 2100 पे इंटू 100, ये तो हुआ। ठीक है, ये हुआ 10, ये हुआ 7, 10/7। प्रॉफिट परसेंटेज तो बोला ही नहीं है, प्रॉफिट बोला है। नेट प्रॉफिट तो हो गया 30 रुपये, ये इसका सेलिंग प्राइस था, ये इसका कॉस्ट प्राइस था, तो प्रॉफिट हो गया 30 रुपये। नीचे घटा देते हैं, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करनी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। मीनाक्षी साइकिल्स टू अर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, टेक 20 मिनट टू रीच द स्कूल। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस तो वैसे 4 किलोमीटर आ गया सीधा सीधा। अगर वो 60 मिनट में 12 किलोमीटर चलेगी, ठीक है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी 4 किलोमीटर। इफ शी वांट्स टू रीच हर स्कूल इन 12 मिनट्स, अगर उसे स्कूल 12 मिनट में पहुंचना है तो स्पीड क्या होनी चाहिए, तो स्पीड देखो उसे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर 4 किलोमीटर आ रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी होनी चाहिए, टाइम उसने दे दिया 12 मिनट। ठीक है, तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और जो ये है, ठीक है 12 मिनट, इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि स्पीड आएगी हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो 12/60 मतलब 1/5। ठीक है, ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 5 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना पड़ेगा। पहले वो 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, अब उसे चलना पड़ेगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ये किसी को समझ में ना आया तो ये देखो 4 है डिस्टेंस और जो टाइम है वो हमारा 12 मिनट। ठीक है, जिसको हम आवर में कन्वर्ट करें 60, ये हो जाएगा 1/5। 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 और ये हो गया 1/5, तो ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से इसलिए करिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो देखो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब ये इक्वल दिए हैं तो 3x + 5 इक्वल है 61 - x के। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x = 56, तो x की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, यहाँ पे आ गया 14 3 = 42 + 5 47 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल कितना हो गया 47 47, तो इनके जो एडजेसेंट एंगल मतलब साइड वाले एंगल होंगे वो कितना होंगे, तो वो हो जाएंगे 180 डिग्री - 47 133 डिग्री। लार्जेस्ट एंगल पूछा था ना, लार्जेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 133 डिग्री आ जाएगा, तो आ गया ऑप्शन बी।
अच्छा, जब आप ये निकाल रहे हो ना 47 डिग्री, तो ये ही मत लगा देना। उसने लार्जेस्ट एंगल पूछा था पैरेललोग्राम का, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। द साइड्स ऑफ ए गिवन ट्रायंगल आर 35, 54 और 61। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड होता है मतलब हाइट, ठीक है। तो जो ट्रायंगल की जो सबसे लंबी हाइट होगी वो किस पे होगी? सबसे छोटी साइड पे होगी, तो 35 सेंटीमीटर वाली पे होगी। देखो, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज ऑन शॉर्टेस्ट साइड, जो कि है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे हम इस ट्रायंगल के हेरोन्स फार्मूला से। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? जिसमें सबसे पहले तो हम एस निकालते हैं, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड को ऐड कर दो, 35 प्लस 54 प्लस 61, इसका हाफ, ठीक है। ये जोड़ के आएगा 89, 96, 150। 150 का 2 आ गया 75, एस आ गया। अब ये इसमें जाएगा जिसमें लिखते हैं हम एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हो गया 75, एस हो गया हमारा 75, फिर 75 माइनस पहली साइड, ठीक है, 75 माइनस दूसरी साइड, और 75 माइनस तीसरी साइड। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 75 ऐसा कैसा, ये आ गया 40, ये आ गया 21, और ये आ गया 14, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 14 दूनी 14 दूनी 280, और 14 294। इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 294। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 888 और 000, ठीक है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 441 इंटू 2000 आ जाएगा, ठीक है। 441 होता है 21 का स्क्वायर, तो 21 रूट 2000, ठीक है। अब जो ये 2000 है इसको भी हम लिख सकते हैं 20 रूट 5, तो 21 मल्टीप्लाई 20 रूट 5, जिसको हम लिख सकते हैं 420 रूट 5, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? देखो, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया एरिया, ठीक है। एरिया आ गया, और वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हमारा 35 है, और हाइट हमें निकालनी है, तो एरिया है 420 रूट 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 35 इंटू एच। तो एच की वैल्यू क्या आएगी? 420 रूट 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 35, ये आ जाएगा 24 रूट 5, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा 24 रूट 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 एंड x प्लस 10 इज 9, तो इन पांचों को जोड़ के 9 आ रहा है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के कितना आना चाहिए? 9 5 से 45 आना चाहिए। देखो, इनका सम क्या आना चाहिए? x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 और प्लस x प्लस 10, इन सब का सम कितना आना चाहिए? तो इन सब का सम आना चाहिए 9 मल्टीप्लाई 5, जो कि है 45। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इन सब को अब अगर 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज है 9, तो ये 5 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 5 से 45, ठीक है। तो इन सब का सम कितना आ गया? 45 आ गया। अब देखो, जो मीन है, ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो 1x 2x 3x 4x 5x 5x प्लस 3 5 8 7 15 10 25, 25 इज इक्वल टू 45, 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 है, तो ये नंबर क्या होंगे? 4, 4 और 3 7, 4 5 9, 4 7 11 और 4 7 4 10 14। मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, इन तीन का मीन पूछा है, 9 11 और 14 का। 9 प्लस 11 प्लस 14 अपन में 3, ये कितना आ गया? 14 11 25 9 34, 34/3। इसको हम लिख देंगे 11 1/3, 11 1/3 आएगा। ये 13 1/3 तो 11 1/3 मान लो। ऑप्शन तो गलत है इसमें। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है ना, इसका आंसर आएगा 11 1/3 या फिर 11.33, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आंसर होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। if 5x रूट 3 if 5x रूट 3 minus 4 is equal to 2x रूट 3,
ये नहीं, फ्रैक्शन था ये। 5x/3 - 4 इक्वल टू 2x/3, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 5x - 12 इक्वल टू 2x। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x - 7? तो 2 × 4 - 7, 8 - 7 1 आएगा। 13 13 13, इसके भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा 1। 5x/3 यही है ना क्वेश्चन नंबर 40। नहीं रहा। 5x/3 - 4 इक्वल टू 2x/3। तो पूरे क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x - 12 इक्वल टू 2x। ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4। इसमें x इक्वल टू 4 रखेंगे तो 8 - 7 इक्वल टू 1। तो ये 1 आएगा, इसके ऑप्शन से गलत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40, आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो देखो, अगर वो 3 से डिवाइड करके वो आ रहा है 2, रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। और 5 से करते हैं तो वो दे रहा है रिमाइंडर 4, ठीक है। ये तो नंबर है, अगर वो नंबर सेम ही है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3k इक्वल टू 5m प्लस 2। अब मान लो यहाँ पे m इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 3k की वैल्यू क्या है? 5 × 5 = 7। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 7/3, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 3 6/1। तो ये नंबर क्या लिख सकते हैं हम? 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 + 1। अब ये 3 को मैं मानू k, तो 2k + 1 ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो ये हमेशा क्या आएगा? इंटीजर आना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। अगर ऐसे मान ले तो k = 7/3, तो m = 1 तो नहीं है। अब अगर m = 2 माने तो 3k = 12, k = 4 आ रहा है, ठीक है। अगर k = 4 है तो किसी एक वैल्यू में पुट करके देख लो। तो 3k + 2 में पुट कर लो, 4 × 3 12 + 2 14, वो नंबर 14 हो सकता है। ये रहा ऑप्शन 14, ठीक है। अब अगर यहाँ पे m = 4 पुट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर m = 4 पुट करेंगे तो 3k कितना आएगा? 4 × 5 = 20, तो 22। तो k की वैल्यू फिर 22/3 आएगी। अगर m = 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 15 2 17, 17/3 k की वैल्यू, ठीक है। ये भी नहीं आएगा, तो सिर्फ k = 4 होके ये आ रहा है, ठीक है, 14 आंसर। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो सकता है, बाकी इनमें से कोई सा इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। द लीस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। और इसमें 1 और 10 बहुत इंक्लूसिव है कि 1 और 10 से भी वो डिवाइड होना चाहिए। तो कौन सा हो सकता है? तो इन सब का एलसीएम ले लो, इन सब का जो एलसीएम होगा वो सबसे हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सब का एलसीएम चाहिए। तो देखो जैसे 2 के टेबल में जो जो आ रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर 2 के टेबल में आ रहा है वो हम मान सकते हैं हम। तो देखो 2 4 8, तो 8 तक का काम हो गया, 2 की क्यूब, 3 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर भी हो गया, ठीक है। 2 3 6 भी हो जाएगा। अब जो 5 है, 5 की तो एक ही पावर है और 7 की भी पावर एक ही है, ठीक है। मैक्सिमम पावर एक ही जा रही है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 इंटू 5 इंटू 7, ये जा रहा है 9 72 इंटू 5 इंटू 7, 72 7 पंजे 70 पंजे 3 50, 2 पंजे 10, 360 × 7, 0 7 6 42 के 2 करीब 4, 7 21 4 25, 2520, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। द रेशियो ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल टू द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1:4। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। देखो अगर एक्सटीरियर एंगल x है, एक्सटीरियर एंगल x है, इंटीरियर एंगल 4x हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो देखो इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। 4x + x = 180 डिग्री, 5x = 180 डिग्री, x = 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड इसके लिए क्या होता है?
नंबर ऑफ साइड्स के लिए होता है 360 डिग्री बाय अपॉन में एक्स। एक्स क्या है? इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। अगर वो है 36 डिग्री तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स 10। ठीक है, नेक्स्ट है, अरे ऑप्शन तो लगा दो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 40 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखो 60 मिनट में अगर वो 60 किलोमीटर चलती है तो 40 मिनट में कितना चलेगी? 40 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड टू कवर द एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट्स। तो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर और इसको 30 मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो सेम जैसे अभी ऊपर एक क्वेश्चन करा था, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आवर में आ जाएगा। आवर में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ये 2 के ऊपर से मल्टीप्लाई जैसे पहले से कहा था, ये 2 के ऊपर मल्टीप्लाई की, इसकी 1 से रह जाएगी। 40 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 80। स्पीड क्या हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट शुड बी इट्स एवरेज स्पीड, तो ऑप्शन में आवर लगा लेना सबने। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 80 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, क्योंकि इसके बाद तो 46 से हो गए थे वैसे स्टार्ट। इफ द मीन ऑफ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 20.2, एफ आई एक्स आई इक्वल टू 610 प्लस 20 पी एंड एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का जो एडिशन हुआ है 30 प्लस पी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी पी पूछा है। ठीक है, ये सीधा सीधा मैथ का सवाल है जो क्लास 10th में आता है। तो यहाँ पे जो मीन है वो क्या आएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपोन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, मीन कितना दिया है? 20.2। 20.2, ये कितना दिया है? 610 प्लस 20 पी और डिवाइड हो रहा है 30 प्लस पी से। ये 30 प्लस पी उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 20.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 202 इंटू 606 प्लस 20.2 पी इज इक्वल टू 610 प्लस 20 पी। ये 610 610 इधर आ जाएगा 20.2 पी माइनस 20 पी इज इक्वल टू 610 माइनस 606, ये बचेगा 4, ये बचेगा 0.2 पी। तो पी इज इक्वल टू 4/0.2, ये हटेगा 40, 2/40, पी की वैल्यू आ गई 20। ऑप्शन सी, मतलब ये सीधा सीधा इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था। फॉर्मूला आता होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो 60 तक के क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 45 ये हो गया, ईवीएस पहले करा चुका हूँ। 61 में एक लेटर लिखना था, ठीक है, लेटर टू एडिटर। फिर 62 में क्या लिखना था? नोटिस लिखना है। 63 में पर्यावरण दिवस, प्रदूषण आज की सबसे गंभीर वैश्विक समस्या है, इस विषय पर प्रदूषण के प्रकार, दुष्प्रभाव और समाधान को पास हो जाते हुए निबंध लिखिए। तो लिख दिया निबंध। अपने विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान की रिपोर्ट लिखी, किसी एक पे लिख सकते हैं, तो हमने स्वच्छता अभियान पे लिख दिया है। सबसे पहले रिपोर्ट करता स्थान और तिथि। हाँ, इसमें कंफ्यूज मत आना, कई बार क्या होता है स्थान तिथि यहाँ पे भी मेंशन हो जाती है और स्थान तिथि यहाँ पे स्थान और यहाँ पे डेट लिख के फिर रिपोर्ट भी स्टार्ट हो सकते हैं। दोनों मेथड वैलिड है, ठीक है, दोनों फॉर्मेट वैलिड है। इसको हटा देता हूँ कंफ्यूज मत होने से, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। हिंदी कहानी के विकास क्रम को संक्षेप में लिखिए, मतलब संक्षेप मतलब ब्रीफ में लिखिए। प्रमुख कहानीकारों व उनकी कहानियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें देखो ये हो गया, फिर यहाँ से प्रेमचंद वगैरह के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, जयंती कुमार आज्ञा वगैरह के बारे में बता दिया। ठीक है, अब देखो मैथ के 3 क्वेश्चन है इसमें, 66, 67, 68। ठीक है, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 66। अ व्हील मेक्स 1000 रिवोल्यूशन टू कवर 4.4 किलोमीटर। तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस पहले निकाल रहे हैं, 4.4 किलोमीटर है। ये कितना होता है? 4400 मीटर होगा। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस के लिए क्या करेंगे? इसको पहले सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 44 2 जीरो और 2 जीरो, ये हो गए सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 डिवाइड में 1000, क्योंकि 1000 रिवोल्यूशन वो ले रहा था, तो 3 जीरो से 3 जीरो गया, तो 440 सेंटीमीटर आ गया सर्कमफ्रेंस। हो गया पहला। नेक्स्ट है फाइंड द रेडियस। अब सर्कमफ्रेंस आ गया तो रेडियस निकल जाएगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस है 440 सेंटीमीटर, इसको 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, 7 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा,
440 इंटू 7 अपन में 2 इंटू 22, तो 22 दूनी 44, ये तो 10 हो गया सीधा सीधा। तो रेडियस हो गया 70 सेंटीमीटर। फाइन डायमीटर, तो सबको पता है डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, तो ये हो गया 2 इंटू 70 सेंटीमीटर, कितना हो गया 140 सेंटीमीटर। लास्ट है, इफ द व्हील मेक्स 15 रिवोल्यूशन पर सेकंड फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो पहले मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, फिर उसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे। तो देखो डिस्टेंस कितना है 15 रिवोल्यूशन, तो 15 रिवोल्यूशन में 15 इंटू सर्कमफ्रेंस कितना था 440 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0, 44 इंटू 15, 44 440, 44 220, 440 से 220 660। ये इतना सेंटीमीटर कवर करा है, इसको अगर मीटर में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 मीटर। ठीक है, 15 एलिवेशन में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 66 मीटर। स्पीड कितनी है, ये 15 रिवोल्यूशन पर सेकंड है, तो एक सेकंड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड हो गई 66 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे। ठीक है, तो 66 की मल्टीप्लाई 18/5 करेंगे। ठीक है, तो 5 से इसको काट देते हैं, नहीं 5 से इसको काटते हैं, 5 या 15, 3.6। ठीक है, 3.6 की से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 66 का 60 दिया, 180, 6 18, 60 दिया 81, 6 18, 198 हो गया। और 66 का 0.6 से मल्टीप्लाई, तो 6 36 और 3 39, 39.6 प्लस 39.6, ये आ जाएगा 237.6 किलोमीटर पर आवर, 237.6। ठीक है, ये आ गया, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 236 237 237.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, a 6 digit number 3x45yz is divisible by 36। अगर कोई नंबर 36 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, नंबर क्या है 3x4y5z। अब जो देखो, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 5 और z जो होगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 50 से 60 के बीच में जो नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं वो होता है 13 4 52, 14 4 56, और फिर आ जाता है नंबर 60। तो ये दो नंबर हो सकते हैं, तो जेड या तो 2 है या तो 6 है। ठीक है, जेड या तो 2 है या तो 6 है। अब इसमें देखो, इसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 9 देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डिविजिबिलिटी बाय 4। अगर डिविजिबिलिटी बाय 9 देख लें तो देखो 3 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस वाई प्लस 5 प्लस जेड, इन सबको जोड़ के जो नंबर आएगा वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा 3 4, 4 और 3 7 और 5 12, 12 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। कब होगा, देखो या तो पहले जेड की जगह 2 रख लो, तो अगर जेड इक्वल टू 2 रखें तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर जेड की जगह 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 18 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ये हो गया। इसके बाद जो 9 के बाद जो डिविजिबल होता है नंबर 9 से जो डिविजिबल होता है वो होता है 18 और 27। ठीक है, 18 के लिए एक्स प्लस वाई को कितना होना चाहिए 4, 27 के लिए एक्स प्लस वाई को होना चाहिए 13। ठीक है, और फिर अगर 27 के बाद जो 36 आता है तो 22, तो ये दोनों मिलके हो नहीं सकते, एक्स प्लस वाई है तो 4 है, एक्स प्लस वाई है तो 13 है। इधर की बात करें तो एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर 0 तो हो नहीं सकते हैं, 27 होने के लिए एक्स प्लस वाई को मिलकर क्या होना चाहिए 9, और 36 के लिए 18 होना चाहिए, तो वो भी 9 9 18 हो सकता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 हो जाए। ठीक है, दोनों 9 9 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉसिबल केसेस हैं। अब इसमें देखो ये हो गई इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज। अब हमें कह रहा है फाइंड वन पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वाई जेड, एक पॉसिबल वैल्यू सेट चाहिए। तो देखो जेड की वैल्यू 2 हो सकती है,
तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू या तो 4 या तो 13। हम 4 पकड़ के चल लेते हैं, तो जेड की वैल्यू 2। अब या तो एक्स को 0 रख लो या वाई को 0 रखो। मान लो कि एक्स 0 है और वाई इज इक्वल टू 4 है, तो 2, 0 और 4 ये एक पॉसिबल सेट हो सकता है। ठीक है, अगर इसको हम पॉसिबल सेट मान रहे हैं तो लिख लेते हैं, देखो इस नंबर की जगह, तो 3, 0, 4, वाई को क्या माना है, 4, 5 और 2। क्या ये नंबर 36 से डिविजिबल है? तो इसको 36 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो 36 अट्ठे चलेगा। ठीक है, 8 छंग 48 का 8 करी 4, 8 24 4 28, तो 12 4 16, 4 164, 36 चौक चलेगा, 4 छंग 24 4 कैरी 2, 4 12 2 14 20, ये आ गया 5। अब ये चलेगा पंजे, 36 पंजे 180 होता है। ठीक है, ये बचा 25 252, ये चलेगा 36 सत्ते, 7 छंग बोले 2 कैरी 4, 7 21 4 25, हो गया डिवाइड 36 से। ठीक है, ये हो गया वेरीफाई आंसर, आंसर वेरीफाइड। ठीक है, ये सारे पॉसिबल सेट्स आ गए, एक पॉसिबल सेट दे दिया, उसको वेरीफाई भी कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेग्रीगेटिंग वेस्ट। जो हम डिफरेंट कलर डस्टबिन होता है ग्रीन ब्लू, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम अलग अलग में कर रहे हैं, और 3 एग्जाम्पल देना आइटम के जो ग्रीन डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन में जाते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। ये ग्रीन डस्टबिन जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाता है, जो मतलब जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी है, जैसे सब्जियों के छिलके, फ्रूट वेस्ट, लेफ्ट ओवर फूड। ब्लू डस्टबिन में जाएगा जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं है, जैसे प्लास्टिक बोतल, ग्लास आइटम, पेपर, कार्डबोर्ड वगैरह। ठीक है, सेम ही हिंदी में। फिर 69, स्पेंडिंग लेजर टाइम टुगेदर इज क्रूशियल फॉर हेल्दी फैमिली टाइम। डिस्क्राइब अ टिपिकल इवनिंग आउटिंग। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दें इंग्लिश हिंदी दोनों में। नेक्स्ट है लिस्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 कोर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। हिंदी में शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन और संतुलन और समन्वय। ठीक है, ये मॉक पूरा हो गया। तो अब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। पीडीएफ वर्जन सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। मॉक टेस्ट अब हमारे 3 हो गए ना, एक 13 तारीख को आया था, एक 15 को, एक 17 को। अब अगला मॉक आएगा 19 को, उसके बाद फिर डेली दे रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद अब जो मॉक्स आएंगे वो डेली आएंगे, कल के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और कोशिश करो कि जो आप मॉक दे रहे हो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए, ताकि सबको एक जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो पाए। ठीक है, अगर प्रिपरेशन अच्छी होती है, प्रैक्टिस अच्छी होती है। हाँ, ये जो मॉक है ना, ये हम मॉक की तरह नहीं ले रहे कि आपको टेस्ट कर रहे हैं, हम आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करा रहे हैं। 10 मॉक में आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो किसी मॉक में मैथ आसान आ सकता है, किसी मॉक में मैथ हार्ड हो जाएगा, कोई लैंग्वेज हार्ड हो जाएगी। ठीक है, किसी में ईवीएस ऐसी लग सकती है बहुत आसान आ रही है, किसी में लगता है ईवीएस बहुत मुश्किल पूछ ली, किसी में लगेगा डेस्क्रिप्टिव में ये सिर्फ एक ही चीज़ पूछे जा रहे हैं बार बार। तो ये सारे मॉक अगर आप 10 मॉक एक साथ दे रहे हो ना, ये सारे मॉक एक साथ दोगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और एक आपकी लिखने की प्रैक्टिस बन जाएगी। इस मकसद से ये मॉक दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले मॉक के साथ, अगली वीडियो के साथ। ठीक है, और आज टेलीग्राम पे मुझे ये भी बता देना थियरी की क्लास किस किस टॉपिक की चाहिए, मुझे टॉपिक मेंशन करके दे देना कि मुझे इस टॉपिक की क्लास चाहिए। ठीक है, तो संडे को, सैटरडे संडे मेरे पास टाइम है, तो सैटरडे संडे में मैं कुछ वीडियोस ले आऊँगा थ्योरी की, तो 4-5 वीडियोस एक साथ ही आ जाएंगी। तो आज या तो यूट्यूब कमेंट में डाल देना या फिर टेलीग्राम पे डाल देना कि सर मुझे ये इस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक मेंशन करना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, डी ट्रिपल एस के लिए बुक्स अवेलेबल है,